सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के नीट 2023 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पेपर को मैंने अभी एक भी बार सॉल्व नहीं किया है, एक भी बार देखा नहीं है। तो चूँकि पता है इतना कि नीट 2022 का जो लेवल था पेपर का, लगभग वैसा ही मॉडरेट लेवल था केमिस्ट्री का 2023 में। तो इतना पता है कि पेपर ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। ठीक, और देखता हूँ मुझे कितनी चीज़ें याद हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे भूल गई हों, आपको नहीं भूलनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, ग्राफ हैं, उनको अटेम्प्ट मैं शायद कर सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें कुछ याद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें याद हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ अभी भी। तो मेरे केमिस्ट्री सॉल्व करने से आपका क्या फ़ायदा होगा? आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? आपको ये वीडियो देख के क्या सीखने को मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये पता चलेगी कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता था। ठीक है, क्वेश्चन की टाइप यदि न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे करना है, ग्राफ है तो उसको कैसे करना है, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में कौन सी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि मतलब कि मैं नहीं करूँगा अभी यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करते समय, और उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए ताकि आपसे सिली मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लगने वाला है कि मेरा क्या अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कौन सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैं ध्यान देता था जिससे क्वेश्चन गलती ना हो, सिली मिस्टेक कम से कम हो। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन-कौन से जुगाड़ इसमें लगाए जा सकते हैं, कौन-कौन से ट्रिक्स इसमें लगाए जा सकते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो मैं देखता हूँ मैं कितने टाइम में इस पेपर को सॉल्व कर पाता हूँ केमिस्ट्री का। हालाँकि मैं अभी तो सोच रहा हूँ कि सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों करूँगा, देखते हैं क्या करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कहीं-कहीं किसी क्वेश्चन में समझ में ना आए कि मैंने कैसे उसको अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या फिर मैंने जल्दीबाजी में कौन-सा उसमें तुक्का या कौन-सा जुगाड़ लगाया है, तो आप उसको पूछ लेना। मैं उसको अलग से एक वीडियो बना के उसमें क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूँगा डिटेल्ड में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आंसर्स नोट कर लिए हैं आंसर शीट से, और मैं पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं आंसर मिलाता जाऊँगा, फिर देखते हैं कौन-कौन सा सही होता है, कौन-कौन सा गलत होता है। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो पेपर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फॉर्म फिल कर देता हूँ, मतलब पेपर फिल कर देता हूँ। हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, क्योंकि फिजिक्स मेरे को नहीं सॉल्व करनी। अभी ये केमिस्ट्री का वीडियो है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। Uh, 51 नंबर है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन है। इसमें क्या बन जाएगा, CH3 NCH3, ये सेकेंडरी अमीन है। इसको अटेम्प्ट कर लिया। एक बार और चेक कर लेता हूँ, CH3 CH2 NH2 रिड्यूस होकर ऐसा कुछ बनेगा, CH3 CH2 NH2, ये भी रिड्यूस होकर कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इसमें थर्ड वाला आंसर लग रहा है, हाँ ये सही है। ठीक है, 52 में देखें तो इसमें मैं देखता हूँ मुझे कौन कौन से याद हैं जल्दी जल्दी। तो कार्बन एटम्स आर sp3, डायमंड में होता है। लुब्रिकेंट के तौर पे हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट को, तो B1 D2। ठीक है, B1 D2 थर्ड ऑप्शन। ठीक है, हाँ ये सही है। और इस 53 को देखें, मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक, हाँ ये सही है। द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ग्रुप 1 में अमाइड बनता था, ग्रुप 2 में एक कॉम्प्लेक्स बनता था मेटल का, अमोनिया के साथ छः अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता था। तो अमाइड तो बनेगा, हाँ ये भी सही है। द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड नहीं। डीप ब्लू सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर आता है, और उसी की वजह से कलर आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, तो इसको यहीं पे मैं मार्क कर दिया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आंसर अब सबका बाद में देखेंगे। इन लेसियाग्ने एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट which give blood red color to Fe3 plus due to formation of both nitrogen and sulfur। तो ये हमको याद नहीं है,
ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने केमिस्ट्री का ही है, 100% केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि सब केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री जितनी भी आती है सारी एनसीईआरटी से आती है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। एनसीईआरटी की थ्योरी आती है और न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, उसी के पैटर्न पे आगे पीछे डेटा का करके वो सवाल बना लेता है। ठीक है, तो ये मेरे को नहीं याद है, लेकिन एक बार मैंने पढ़ाया था क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक बार मैंने पढ़ाई थी, यूट्यूब पे एक वीडियो पढ़ा होगा, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। नाइट्रोजन सल्फर दोनों है, तो ये बनना चाहिए। अभी मैं आंसर देख लेता हूँ, ये 54 वाला नहीं कर रहा हूँ मैं अटेम्प्ट, ठीक है। 55 वाला, कंडक्टर ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन सेंटीमोलर है, ठीक है। 0.2 है एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज 60 ओम। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट यानी कि जी पूछा है ना, तो कप्पा इज इक्वल टू सी जी। सी को 1/r लिख लेते थे, 1/r जी, तो कप्पा हो जाएगा अपना, मतलब के दिया है ना, कंडक्टिविटी दिया है, तो वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट यानी कि जी की वैल्यू पूछा है, तो जी हो जाएगा, जी विल बी कप्पा इंटू आर। कप्पा कितना दिया है 0.021, रेजिस्टेंस कितना दिया है 60 ओम, ठीक है। बस इतना ही डेटा है, ठीक है। 1 2 3 1.26 सेंटीमोलर सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं हुआ। आंसर देख लेता हूँ। 53 का थर्ड, 54 का फोर्थ है, ये बनता है, देखो मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। 55 का थर्ड है, ठीक है, तो 55 का भी थर्ड है। इसके बाद गिवन बिलो द स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट वाला है। रिएक्शन कैन है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, देख लेना यार, ठीक है, एनसीईआरटी में पक्का मेंशन होगा। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल so that their energy become equal to threshold value is called activation energy. Reason is correct, assertion का मेरे को नहीं पता। 56 का फोर्थ, assertion is false, reason is true, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is example of heterogeneous catalysis? सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें सारे गैस हैं, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कैटेलाइज्ड बाय H+ आयंस, ये भी नहीं होगा। ओजोन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो O2 और ऑक्सीजन बनेगा NO, ये भी नहीं होगा। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया आयरन, N2+H2, आयरन है ना, ये देखो गैस है, अमोनिया भी गैस है, आयरन गैस नहीं है, तो इसका फोर्थ हो जाना चाहिए। गिवन कंपाउंड, ठीक है, बेंजाइल और एलाइल, नहीं एलाइल और विनाइल ना, तो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्ट जुड़ा रहता था तो विनाइल होता था, और इस वाले कार्बन से जुड़ा होता था तो एलाइल होता था, तो ये एलाइल टाइप का लग रहा है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये Cu2Br2 HBr, कॉपर वाला होता था सैंड मेयर, क्योंकि कॉपर के पाउडर से मैंने सैंड मेयर याद किया था। Cu2Br2 यानी गटरमैन है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट Br लग जाएगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम ट्राइथर से करेंगे तो यहाँ मैग्नीशियम MgBr लग जाएगा, और फिर वाटर डाल देंगे, हाँ, तो ये चला गया, बेंजीन बन जाएगा। क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक में भी बताया था कि जो आपका ये वाला रिएक्शन होता है, इसमें वाटर, अमोनिया, अल्कोहल कुछ भी MgBr है यदि बेंजीन के ऊपर, तो वाटर, अमोनिया, अल्कोहल कुछ भी यदि उसमें पड़ता है तो वो पूरा ग्रुप ही हट जाता है, एल्केन बन जाता है, तो बेंजीन बनना चाहिए। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन अ डाइविंग apparatus, सही है। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये भी सही है। अच्छा, इसीलिए यूज करते हैं, देखो असर्शन रीजन में हमेशा एक चीज यूज किया करो, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि।
इसका क्या मतलब हुआ, हीलियम को डाइविंग एपरेटस में यूज करते हैं क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है। सही है, तो बोथ असर्शन इज इन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही हो गया। ठीक है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट, द एलिमेंट भी फॉर्म, ठीक है, बी वाला CCP एंड ए वाला टेट्राहेड्रल वाइड पे आ रहा है, बी वाला आपका FCC पे आ रहा है, और ए वाला 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड पे आ रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। FCC में टोटल इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, कॉर्नर पे 8 हो गए हैं जिनके 1/8, तो टोटल 1, और प्लस FCC पे 6 फेस हैं, आधा आधा कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 और 3, तो बी वाले 4 हो गए टोटल। टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, तो ये हो गया 1/3 इंटू 8। फार्मूला क्या हो गया, A 8/3 B 4, ठीक, A 8 B 12, A B 3, A2 B 3, देन x प्लस वाई, 3 2 5, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये होता था, ये अपना राइबोज होता था, और यहाँ से एक और लग जाता था, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से नाइट्रोजन बेस लगता था। ठीक है, ये सही है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू फास्फोरस एसिड एट 5th पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी फास्फोरस एसिड वी गेट न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट से लगता है तो फॉस्फेट, फास्फोरस से फॉस्फाइड बनेगा, तो मे भी ये गलत हो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है ये फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोटाइड लिंक विद फॉस्फेट एट 5 प्राइम पोजीशन वी गेट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी NCERT में मेरे पास अभी मैं NCERT में देखूंगा। ठीक है, NCERT मेरे पास ओपन होगी, तो लेकिन अभी मैं इसको देख नहीं रहा हूँ, अभी कुछ देर बाद वापस लौटेंगे। तो 57 का है 4th, सही है, 58 का है 3rd, ये भी सही है, 59 का है 2nd, ये भी सही है, 60 का है 3rd, 60 का है 3rd, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन में ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। उसके बाद है 61 का है फर्स्ट, आंसर गलत लिखा, अच्छा सॉरी, 3 2 5, हाँ वही टिक करना था, 5 ही होता है। और 62 का है 3rd, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, क्योंकि यहाँ फास्फोरस एसिड नहीं फॉस्फेट होगा। NCERT में देखना, उसमें NCERT में बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, तो उसको देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा जरूर, ठीक है, फॉस्फेट मोइटी करके। तो फिर उसके बाद 63 का देखें, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी m को ही nm से डिनोट कर रहा है ना, तो m और l में क्या रिलेशन होता है, तो m और l में 2l, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 होता है, तो l को क्या लिखेंगे, m माइनस 1/2, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, l इज इक्वल टू m माइनस 1/2, ये वाला सही हो गया। ठीक है, यदि वाला रिलेशन भी नहीं याद है, कहीं भूल भी गए, तब भी इसका जुगाड़ है इसको सॉल्व करने का, कि आप ऐसे देख सकते हो SPDF 0 1 2 3, ये तो याद ही है ना, ये इसका L है, तो आप P में देखोगे, और P में कितने M होते हैं, 3 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो आप यहाँ से फार्मूला भी अपने से निकाल सकते हो यदि भूल गए तब, 2 एग्जाम्पल को देख के। Amongst the following, the total number of species not having 8 electron around the central atom in the outermost shell। ठीक, तो नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, इसमें होगा AlCl3, ये डिफिशिएंट लग रहा है, इसके पास 6 ही होगा, इसके पास भी 6 होगा, ये पूरा है, ये भी पूरा है। ठीक है, तो ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, तो टोटल कितने हुए, 2 लोग हुए।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये तो मैं कितनी बार बोलता हूँ कि याद कर लो, इसको एकदम मत छोड़ो, ये जैसे का तैसे पूछता है। तो इसको मैंने याद किया था कि लिथियम से नाइट्रोजन तक और ऑक्सीजन O2F2, उसके अलावा उसके आगे वालों का लिथियम से नाइट्रोजन तक 2 1 2 1 होता है ना। ये वाली ट्रिक मैं किसी वीडियो में, अगले वीडियो में यदि इसको एक्सप्लेन करूँगा तो बता दूंगा। देखो 2 1 2 1 का ट्रिक ये है कि स्टार्टिंग के तो सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार माइनस सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सेम रहता है, फिर उसके बाद 2 का ऑर्बिटल बनता है, फिर 1 का बनता है, फिर 2 का बनता है, फिर 1 का बनता है लिथियम से नाइट्रोजन वाले में। तो इतना तो सब में सेम रहेगा, ठीक, सिग्मा स्टार 2s तक। अब देखो ये याद भी हो जाएगा, तो देखो 2 1 2 1 यही वाला सही लग रहा है। 1 2 2 1 नहीं, 1 1 2 2 नहीं, 2 2 1 1 नहीं, 2 1 2 1 ये वाला सही है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पीरिडीन। पीरिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ, पाइरोल ऐसा होता है कुछ, पाइरोल ये होता है, ये पीरिडीन हो गया। तो इसमें ये हो गया। हाँ देखो इसमें मैं गलती क्या कर, इसमें लोग गलती क्या करेंगे मुझे पता है, मैं पक्का बताया यही गलती होती है, हाइड्रोजन ही नहीं जोड़ते हैं, ये वाली गलती होती है, मेरे से कई बार हुई थी टेस्ट में। तो गलतियों से आप जरूर सीखोगे, आप टेस्ट में जितनी ज़्यादा गलती करोगे आप मान के चला करो, उसमें खुश हो जाया करोगे, अरे यार गलती हो गया, अब तो ये क्वेश्चन में दोबारा गलती नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सिग्मा 1 2 3 3 पाई, और लोन पेयर नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड है तो एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर, 11 3 1 ये वाला, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स विल बी, डाइपोल डाइपोल होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, ये गैसेस स्टेट का है, गैसेस स्टेट चैप्टर से हट चुका है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग ये तो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, डिस्पर्सन फोर्सेस का नहीं पता, ये होगा डिस्पर्सन फोर्सेस तो होते हैं ना, हाँ, 2 पार्टिकल के बीच में डिस्पर्सन फोर्स होगा। 67 का, अब देखो यहाँ पे देखो कि विल इंक्लूड कौन कौन सा होगा, तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल, सही लग रहा है। हैवी मेटल यूज टू स्टडी रिएक्शन, हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, सही है, D2O होता था न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाँ। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सेचुरेटेड फैट फ्रॉम आयल, सेचुरेटेड फैट फ्रॉम आयल, फैट सेचुरेटेड, आयल अनसेचुरेटेड होता है, यानी एल्केन से एल्कीन बनाना है ना, एल्केन से एल्कीन बनाना है, तो ये तो गलत लग रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल सिंगल बॉन्ड टू एटम ऑफ एनी एलिमेंट, नहीं, सिंगल बॉन्ड वाले में सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, मतलब बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है ये, तो ये गलत है। और हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, तो आयरन से, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है तो इसमें टेबल वही अपना देखना पड़ेगा। तो आयरन से एक्टिव कौन कौन से हैं, जिंक वाले हैं, जिंक है, ठीक। आयरन से एक्टिव कौन कौन से, आयरन से ज़्यादा एक्टिव कौन से हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे ना, कॉपर वगैरह, ठीक है। तो कॉपर वगैरह की SRP ज़्यादा होती है, मतलब पॉजिटिव में होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तो वो रिड्यूस होना चाहेंगे तो हाइड्रोजन उनको रिड्यूस कर देगा, हाँ। तो हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। अब मेरे को यही नहीं समझ आ रहा कि एक्टिव किसको बोलेंगे, जो हाइड्रोजन से कम SRP वाले हैं, जो या फिर जो हाइड्रोजन से ज़्यादा SRP वाले हैं, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ए और बी तो करेक्ट है, देखो
तो देखो सबसे पहले ये किया करो कि ये पढ़ने के बाद एक बार ज़रूर देख लिया करो कि ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। ये सीक्वेंस बहुत मायने करता है, ये आपको मतलब 90% सिली मिस्टेक से बचा देगा। ठीक है, तो ए और बी तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी एंड डी ओनली। हाँ, क्योंकि डी गलत है और ये भी गलत ही हो जाएगा। आंसर यदि मिलाऊं तो 63 का है 111333 111333। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। 2 लोग में तो है, और किसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। PCl5 को भी शायद ले लेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। एग्जैक्टली 8 यदि पूछ रहा है, नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, PCl5 में कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया, ये दोनों डेफिशिएंट हो गए, ये एक्सेस हो गए। ये वाला एग्जैक्ट 8 पे रहेगा, ये वाला एग्जैक्ट 8 पे। हाँ, तब थर्ड हो जाएगा, है ना। 69, which among the following molecule on polymerization produce neoprene? CCCl वाला, ये दूसरा। सम ट्रैंक्विलाइजर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबिचुरेट, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। ठीक है, बारबिचुरेट्स में शायद ये वैलियम, सिकोनॉल, वेरोनॉल और प्रोपेनॉल कुछ ऐसे ऐसे था, तो वेरोनॉल हो सकता है, पता नहीं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, तो नोबेल गैस बनेगा तो ऑक्सीजन का O2 माइनस हो जाएगा, N3 माइनस हो जाएगा, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, N3 माइनस हो जाएगा, F माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। कैटायन तो छोटा होगा, और सबसे बड़ा एनायन कौन सा होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सबसे बड़ा एनायन होगा। ठीक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नाइट्रोजन। और क्योंकि पीरियड में आगे जाने पे साइज घटती है, लेकिन जितना ज़्यादा एनायनिक चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका साइज होगा। एनायन ही बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। तो फिर उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट यहाँ पढ़ लिए, लेकिन एक बार फिर पढ़ना। ठीक, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ 2 नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1। ठीक है, ऑल आइसोटोप सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सही है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कलेक्टिविटी नोन एज न्यूक्लियन, सही है। कितना आसान ही क्वेश्चन है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एज एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल मैटर, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं ना, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, 2 बार लिख दिया। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट बताना है। तो ए तो नहीं होगा, यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। CDE BCE, अब यहाँ पे फंस गए। ठीक है, CDE या BCE, यानी E वाला तो करेक्ट होगा, C वाला भी करेक्ट होगा। अब D और B में कंफ्यूजन है ना, दूसरे और चौथे ऑप्शन को यदि देखें तो D में और B में कंफ्यूजन है, तो B वाला तो सही है। D वाला प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और कलेक्टिवली, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन बोलेंगे ना, तो ये तो गलत हो गया, D गलत हो गया। फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है, HBr है। अब मेरे को पता है मैं यहाँ पे गलती क्या करूँगा, अपने से पेरोक्साइड मान लूँगा, जो कि मैं नहीं मानने वाला। तो कैटायन बनाएंगे, मोस्ट स्टेबल कैटायन बनाएंगे, फिर उसी पे जोड़ के ब्रोमीन को तब आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, CC, यहाँ पे OH था, ये हटेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ आएगा, तो यहाँ पे इसका Br जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCCCBr फर्स्ट। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज मोर देन कॉपर हाइड्रेशन एनर्जी, अच्छे से याद है क्योंकि ये पॉइंट मैंने बहुत मेहनत से नोटिस की थी डी ब्लॉक वाले में, NCERT पढ़ते समय। ठीक है,
वो मेरे नोट्स में भी होगा। इसके बाद आप लोग कहना तो वो भी मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा पेपर को, यदि ये सही हो गया तो। ये सही होना चाहिए 74 वाला, 74 का थर्ड। हाँ, हाइड्रेशन ही होगा। 2-3 पॉइंट थे वहाँ पे जो मैंने लिखे थे कि निकेल में और निकेल में भी शायद हाइड्रेशन एनर्जी का कोई फैक्टर होता है, ऐसे ऐसे। तो मैं नोट्स दिखा दूंगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी की। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, नहीं पता, बिल्कुल नहीं याद है। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम, ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। द बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं, मेटाबॉलिज्म होती रहती है, बोन बनता बिगड़ता रहता है, ये गलत है। मैग्नीशियम प्ले रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरॉनल ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड नहीं, मैग्नीशियम का कहाँ हम लोग पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल वगैरह में, ये भी नहीं होगा, यही सही होगा। तो आंसर 69 का देखिए, 69 से क्या क्या है, 2 4 3 4 1 3, 2 4 सही हो गया, 3 4 1 3, 75 का 1, सारे सही होंगे इस पेज पे। ये तुक्के से सही हो गया, उस समय याद था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय याद था, अभी मैं भूल गया, क्योंकि सारी केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मैंने रट के गई थी। अब तो शायद सिलेबस में भी नहीं है ना, अभी कितना बचा है यार, इतना टाइम लग रहा है। Weight of the 2 mole of organic compound which is obtained by heating sodium ethonate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लग रहा है। सोडियम इथानोएट यानी कि सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, इथेन है, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड हो गया, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, बन गया। सोडियम इथेनोएट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaO, ये तो क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में रिएक्शन दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डालते हैं 3:1 वाले रेशियो में, तो एल्केन बनता है CH4 सॉरी। तो क्या पूछा है, वेट ऑफ द 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड। हाँ, तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो CH4 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 12 4 16, तो 16 हो गया, और 2 मोल है तो 32, ठीक है। नेक्स्ट पे among the given option which of the following molecule act as Lewis acid, Lewis acid मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, तो अमोनिया एक्सेप्ट करेगा नहीं, वाटर एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, BF3 डेफिशिएंट लग रहा है, ये करेगा नहीं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। थर्ड, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आप देख रहे हो इसमें कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आए हुए हैं। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन, जिंक GHCl, ये क्या है, क्लेवेंसन। वुल्फ किस्नर में क्या होता था, KOH, ऐसे याद किया था मैंने, वुल्फ किस्नर का KOH, तो ये क्लेवेंसन है। तो ये करता क्या है, कीटोन इसको जो है बना देता है एल्केन में ना, हाँ, तो इसको बना देगा एल्केन, इसको बना देगा एल्केन, और कहीं छेड़खानी कर पाएगा ये, नहीं, तो ये यही बन जाएगा। टेकिंग स्टेबिलिटी एज ए फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप। अब देखो इसमें मैंने अभी जो इसके पहले वीडियो अपलोड की थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली, उसमें देखो मैं बताया था कि नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है नीचे जाने पे। जैसे बोरान वाले ग्रुप में ऊपर +3 स्टेबल रहेगा, नीचे +1 वाले स्टेबल रहेंगे, तो ये बोरान के ग्रुप में आता है, तो ये +1 में स्टेबल रहेगा। बोरान BAl, ये भी बोरान वाले ग्रुप में आता है, तो ये नीचे का मेंबर है इंडियम और थैलियम, तो ये भी +1 में स्टेबल रहेगा। एल्युमिनियम, बोरान एल्युमिनियम ऊपर के मेंबर है तो +3 में स्टेबल रहेंगे। ये थैलियम नीचे का है तो ये +1 में स्टेबल रहेगा। स्टेबल कौन सा है, तो ये कह रहा है कि ये +3 वाला ज़्यादा स्टेबल है, टेल्यूरियम +3 है ना, यहाँ +1 है, तो ये गलत हो गया। ये +3 वाला कह रहा है स्टेबल है, नहीं, +1 में स्टेबल है, नहीं, +1 वाला ज़्यादा स्टेबल है, हाँ, ये सही लग रहा है। ये देखो, ये मैंने इसको कवर किया हुआ है अपने इनऑर्गेनिक वाले वीडियो में, पहले वीडियो में, अभी वैसी और भी वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ, तो वो वाली सीरीज देखते रहना, मज़ा आएगा।
और इनऑर्गेनिक यार याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये छोड़ रहा हूँ मैं, इसको पढ़ लेना। ये मैं प्रिपरेशन के में अच्छे से पढ़ा था यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स भूल गया मैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बार पढ़ा दूंगा अच्छे से। उसमें ना मैंने काफ़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से, काफ़ी कॉन्साइज फॉर्म में, लेकिन प्योर एनसीईआरटी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे CN लग जाएगा, OH लग जाएगा, हाँ लग गया है, सॉरी ये बन चुका है। इसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन मैंने कहीं नहीं पढ़ी है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में रिएक्शन दिया है, यहीं तक दिया है। हालांकि H2SO4 है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के, हीट भी कर रहा है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, तो OH को हटा देगा और यहाँ कहीं डबल बॉन्ड लगा देगा। OH को हटा के डबल बॉन्ड लगाता तो अच्छा लगता है यार। और CN है तो CN के साथ H2SO4 क्या कर सकता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अच्छा, H2SO4 CN को हटा के COOH बना सकता है क्या, ये बन सकता है, ये तो मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब जुगाड़ू तरीका है, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या है इसका आंसर। अब आंसर मिलाते हैं ना, 76 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1, ये मैंने छोड़ दिया था, 81 का 4, 100% सही है, 100% जुगाड़ से सही है। ये रिएक्शन में नहीं, मतलब पढ़ा नहीं हूँ वैसे, मतलब अच्छे से कहीं दिया नहीं है शायद एनसीईआरटी में, इस यहीं तक दिया है यार, एल्डिहाइड में यहीं तक दिया है जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोएल्ला। बोएल्ला क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अभी भी खुशी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करके। टेम्परेचर कांस्टेंट PV इज इक्वल टू nRT, ब्लू ऑफ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। पूछा ग्राफ किसमें, PV, ये भी हो सकता है ना, P 1/V, ये भी हो सकता है, P 1/V, एक सेकेंड, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P 1/V, P और 1/V का स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, P और 1/V का स्ट्रेट लाइन जाएगा तो ये नहीं होगा। P और T टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको ऐसे जाना चाहिए ना टेम्परेचर, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। PV का हाइपरबोलिक आएगा, P 1/V का स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसमें सही कौन सा होगा। तो अभी यहाँ पे मान लो दूसरे ऑप्शन का देखें तो प्रेशर को भी 1 मिनट के लिए कांस्टेंट कर दो ना, प्रेशर को भी 1 मिनट के लिए कांस्टेंट कर दो, तो अपने पास 2 पॉइंट बन रहा है। प्रेशर को जैसे ही कांस्टेंट करोगे, तो प्रेशर को जैसे ही कांस्टेंट करोगे PV इज इक्वल टू nRT में, और टेम्परेचर के लाइन पे प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी 1/V बढ़ाने पे टेम्परेचर घटेगा, तो 1/V जिसका ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम, 1/V जिसका ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम। ठीक है, तो T1 को कम होना चाहिए ना, T1 को कम होना चाहिए, ये एकदम सही है, ठीक, ये एकदम सही है। राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय, मेरा फेवरेट मोल कॉन्सेप्ट फेवरेट, 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन है वो 20% प्योर है, 20 ग्राम है, तो 20 का 20% कितना होगा, 4 ग्राम, यानी एक पत्थर का टुकड़ा है लाइमस्टोन का जिसमें 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, लाइमस्टोन। हाँ, तो CaCO3 यानी ये हो गया 4 ग्राम, मोल कितना हो गया, 4 ग्राम, मोल कितना हो गया, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 40, ये हो जाएगा 0.1 मोल।
तो 1 मोल से 1 मोल तो 0.1 से 0.1 मोल, तो CO2 का होता है 44 ग्राम, तो 4.4 ग्राम। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कैल्शियम का मास 40 दिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? यहाँ पे गलती हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना हो जाएगा? 40, 12, 52, 16, 32, 48, 52, 100, यानी ये 4/100 मोल बना। तो 1 मोल से 1 मोल, स्टोइकोमेट्री फेवरेट, तो 4/100 मोल से 4/100 मोल, तो ये कितना बनेगा? 4/100 मोल इज इक्वल टू गिवन मास, एटॉमिक मास 44। तो ये हो गया मास, हो गया कितना हो गया? 44 इंटू 4/100, 1.76 सेकेंड। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, ए को ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगा RDS 3A का स्क्वायर B, 9A स्क्वायर B, 9R increase by factor of 9. Next question, in the equation delta G is equal to minus NFE, delta G depend on N. एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। E cell is intensive, intensive मतलब इंडिपेंडेंट, I for intensive, I for independent, ये याद करने का तरीका था मेरा। ठीक है, ई सेल सही में इंडिपेंडेंट होता है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव होता है, सही बात है, इसीलिए उसको वर्क में कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे असर्शन रीजन है, तो यहाँ पे लगा दो क्योंकि, यानी कि बिकॉज डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन, क्योंकि ई सेल इंटेंसिव है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव है। हाँ, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, उसी की वजह से तो करते हैं। और इसको मिला लिया जाए, 82 का है 2231, 2 2 3 1, सारे सही हो गए इस पेज पे। सेक्शन बी अब नहीं मन कर रहा है अब सेक्शन बी करने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देख लो यार, काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो गए, एक आध दो गलत भी कर दिया मैं, एक आध दो छोड़ भी दिया मैं, ठीक है। तो वैसे तो काफ़ी सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो उनको प्लीज़ मत पढ़ना, और जो चैप्टर है आपके पास उन्हीं को अच्छे से पढ़ो। न्यूमेरिकल में पेपर में मैं जितने भी न्यूमेरिकल अभी लगाया, एक भी टफ न्यूमेरिकल था नहीं। आप हल्का फुल्का गलती कर सकते हो, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं गलती कर रहा था ये वाला, कि यहाँ पे गलती में 40 ही एटॉमिक मास ले रहा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा लोगे ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट है तो 4/100 लेना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन पेपर एकदम आसान था, पेपर बिल्कुल भी आसान था, और ऑप्शन को मिला के भी हम लोग आंसर पे पहुँच सकते हैं। यदि मान लो 4 स्टेटमेंट है, 4 में से एक आध स्टेटमेंट हमको नहीं याद है, तो 3 स्टेटमेंट पढ़ लो, उन तीनों पे जिन पे श्योर हो उस हिसाब से उसको टिक कर सकते हो। बाकी आपको पेपर में यदि किसी भी चीज़ पे डिटेलिंग चाहिए तो वो आप मेरे को बताओ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि याद आया था मुझे, कहाँ पे बताने लायक था, जैसे कि मान लो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न के सवाल पे दिक्कत हो रहा है, मान लो कंडक्टेंस के सवाल नहीं बन पा रहे हैं, जैसे कि ये था, नस्ट इक्वेशन पे नहीं बन पा रहा है, या फिर SRP की वैल्यू कंपेयर वगैरह करने में दिक्कत हो रही है, तो छोटा छोटा टॉपिक बताओ तो वो अभी करा देता हूँ जिसको जिसको दिक्कत होती है, ठीक है। और क्या बताने का सोचा था अभी मैं, हाँ, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब क्वांटम नंबर के बारे में यदि दिक्कत हो रही है चीज़ें, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू नहीं दिया है या फिर दे दिया है, s की वैल्यू दिया है नहीं दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कैसे हो, कितने हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। हाँ, ये सारी चीज़ें कि ये याद नहीं हो रही है तो कैसे याद कर लें, तो ये पूछ सकते हो, तो ये मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। अभी मैंने पेपर सॉल्व करते समय हालांकि बताया, ठीक है। बाकी कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं था, और केमिस्ट्री में मेरे को कैलकुलेशन दिखा ही नहीं। तो जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि हम लोग हमेशा प्रैक्टिस के पीछे भागते रहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में ही आधा समय
ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पूरी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए एनसीईआरटी वाली, तो एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी अच्छे से पढ़ो। इसमें मैं देख रहा हूँ मतलब अच्छे से भी एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ सवाल थे यार फिजिकल केमिस्ट्री में, कैलकुलेशन वाले कहाँ सवाल थे, या फिर थे भी तो 1-2 लाइन सिक के थे, उससे ज़्यादा थे नहीं। तो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादातर क्वेश्चन में असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, ठीक है। और बाकी बताते रहना कैसे चल रहा है। इनऑर्गेनिक में भी एक वीडियो अपलोड किया ही हूँ, और कहो तो और भी बना देता हूँ उस टाइप का क्वेश्चन के फॉर्मेट में, या फिर चार्ट टेबल को समराइज करके। तो पढ़ो यार, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो में भी हो सकता है कुछ ना कुछ करा दूँ। तो ठीक है, थैंक यू।